कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। बच्चों, ये बात तो आपको ध्यान है ना कि आपको एपिसोड देखने के बाद अपने किताब से भी घर पर पढ़ाई करनी होती है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग कर भी रहे होंगे। तो आइए जान लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम कक्षा 11 के केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान में रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम फिजिक्स में गति के नियम पाठ को शुरू करेंगे। बच्चों, कक्षा 11 की पढ़ाई के बाद हम कक्षा 12 की ओर बढ़ते हुए केमिस्ट्री में रासायनिक बल गतिकी के बारे में कुछ और बातें जान लेंगे और फिजिक्स में गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं बच्चों, एपिसोड देख लेने के बाद आप सभी इन पाठ को अपने किताब से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि सिर्फ वीडियो देख लेने से आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होती जब तक आप घर पे खुद से अपने किताब से पढ़ाई ना करें और किताब में दिए गए सवालों को ना बनाएं। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना का भाग 1। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम कासल लुईस संरचना के बारे में पढ़ेंगे। हम अष्टक नियम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला विषय, जो है कासल लुईस संरचना। कासल लुईस संरचना को जानने से पहले क्या आप रासायनिक आबंध के बारे में जानते हैं? रासायनिक आबंध उस आकर्षक बल को कहते हैं जो कि किसी परमाणु या आयनों के बीच में लगती है। रासायनिक आबंध को हम इंग्लिश में केमिकल बॉन्ड भी कहते हैं। कासल और लुईस दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने रासायनिक आबंध को समझाने के लिए एक संरचना यानी थ्योरी दी थी। यह पहले वैज्ञानिक बने जिन्होंने संयोजकता यानी बैलेंस को अच्छे से समझाया था। लुईस ने परमाणुओं को एक धन आवेशित अष्टी या आंतरिक इलेक्ट्रॉन एवं बाह्य कक्षकों के रूप में निरूपित किया था। बाह्य कक्षकों में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उन्होंने यह भी माना कि ये 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं जो केंद्र अष्टी को चारों तरफ से घेरे रहते हैं। लुईस ने यह बताया कि परमाणु परस्पर रासायनिक आबंध द्वारा संयुक्त होकर अपनी स्थायी अष्टक को प्राप्त करते हैं। सोडियम और क्लोरीन में सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को सफलतापूर्वक देकर अपना स्थायी अष्टक प्राप्त करता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सोडियम बनाता है सोडियम +1 आयन और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर अपना स्थायी अष्टक निर्मित करता है। क्लोरीन एटम बनाता है क्लोराइड आयन यानी Cl-। स्क्रीन पर आप एक पिक्चर देख पा रहे होंगे। इस पिक्चर में सोडियम और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है।
यह दोनों आयन बनाते हैं और इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है। उसी तरीके से जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन अणु बनता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इससे हमें यह पता चला कि एक रासायनिक आबंध या केमिकल बॉन्ड दो तरीके के होते हैं। एक होता है आयनिक आबंध, जिसे इंग्लिश में आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, और दूसरा होता है सहसंयोजी आबंध, जिसे इंग्लिश में कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इन दोनों आबंध के बारे में विस्तार से हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। लिथियम की लुईस बिंदु संरचना कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है 1s2 यानी लिथियम की संयोजकता है 1। तो इसका लुईस बिंदु संरचना होगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब हम नियॉन का लुईस बिंदु संरचना बनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है 1s2 यानी नियॉन की संयोजकता है 8 यानी 8। तो नियॉन की लुईस बिंदु संरचना होगी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस तरीके से हम किसी भी तत्व या अणु का लुईस बिंदु संरचना बनाते हैं। कासेल लुईस संरचना ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई थी। उनके मुताबिक ऋणायन तथा धनायन स्थिर वैद्युत आकर्षण द्वारा स्थायित्व ग्रहण करते हैं। इसे समझने के लिए हम NaCl का उदाहरण लेते हैं। NaCl को बनाने के लिए सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और Na+ बनाता है, और क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और क्लोराइड आयन बनाता है। तो NaCl बनता है Na+ और Cl- से। धनायन तथा ऋणायन के बीच आकर्षण के फलस्वरूप निर्मित आबंध को वैद्युत संयोजक आबंध यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इसके बारे में विस्तार से हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। कासेल लुईस के संरचना के बाद अब बात करते हैं अष्टक नियम के बारे में, जिसे इंग्लिश में हम ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं। यह नियम 1916 में कासेल और लुईस द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत को रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिकी सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं का संयोजन संयोजक इलेक्ट्रॉनों के एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरण के द्वारा अथवा संयोजक इलेक्ट्रॉनों की सहभाजन के द्वारा होता है। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड अणु है। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 यानी कार्बन की संयोजकता है 4। कार्बन की संयोजकता को हमने क्रॉस से दर्शा रखा है। कार्बन के बाद अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 ऑक्सीजन की संयोजकता है 6। ऑक्सीजन की संयोजकता को हमने डॉट से दर्शा रखा है। इस तरीके से हम किसी भी अणु का लुईस डॉट संरचना बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर में कार्बन और ऑक्सीजन ने ऑक्टेट रूल या अष्टक नियम को फॉलो करा है। इस नियम में कुछ दोष थे। आइए अष्टक नियम की सीमाओं के बारे में बात करें।
सूरज यौगिक में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम होती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे। यह चित्र AlCl3 अणु का है। इसमें एल्यूमीनियम अष्टक नियम को फॉलो नहीं कर रहा। उन अणुओं में जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या विषम होती है यानी ऑड होती है, वह अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। स्क्रीन पर दिया गया अणु निट्रिक ऑक्साइड का है। इसमें विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है, इसीलिए NO अष्टक नियम को फॉलो नहीं करते। वह अणु जिनमें परासरित अष्टक होती है, वह अष्टक नियम का पालन नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के रूप में समझें। स्क्रीन पर दिया गया चित्र PF5 अणु का है। इसमें फास्फोरस में D ब्लॉक में फिलिंग होती है, इसीलिए यह अष्टक नियम को फॉलो नहीं करते हैं। यह सिद्धांत अणु की आकृति और सापेक्ष स्थायित्व के बारे में कुछ भी नहीं बताता है, इसीलिए यह नियम एक सफल नियम नहीं माना गया। आइए अब इन नियम को अच्छे से और समझने के लिए एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दिए गए प्रश्न के अनुसार हमें कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO का लुईस बिंदु संरचना बनाना है। इसको बनाने के लिए पहले कार्बन मोनोऑक्साइड में उपस्थित कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करिए। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है 1s2 2s2 2p2, यानी कार्बन के पास संयोजकता है 4 और ऑक्सीजन के पास संयोजकता है 6, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p4। तो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 10। इन संयोजी इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करके हम कार्बन मोनोऑक्साइड का लुईस बिंदु संरचना बनाएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कार्बन के चारों ओर उसके संयोजक इलेक्ट्रॉन हैं, उसी तरीके से ऑक्सीजन के चारों ओर उसके संयोजक इलेक्ट्रॉन हैं। तो आइए देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने कासे-लुईस संरचना के बारे में सीखा, हमने अष्टक नियम के बारे में भी जाना। तो चलिए देखते हैं कि हम अगली वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम सहसंयोजी आबंध के बारे में पढ़ेंगे और फॉर्मल आवेश के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू। नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भौतिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ की शुरुआत करेंगे और इस पाठ का नाम है गति के नियम, भाग 1। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हम इस वीडियो में आज क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बल का परिचय और फिर अरस्तु का पतन, और उसके बाद हम जानेंगे जड़त्व के नियम के बारे में। तो आइए दोस्तों, अपने पहले विषय से शुरुआत करते हैं। बल क्या है? दोस्तों,
बल को समझने से पहले हमें गति को समझना होगा। दोस्तों, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे गति के उदाहरण देखते हैं, जैसे कि ये स्केटबोर्ड। दोस्तों, हम जब रास्ते में किसी को स्केटिंग करते हुए देखते हैं तो दोस्तों वो भी एक तरह का गति का उदाहरण होता है। या फिर हम जब मेट्रो स्टेशन में मेट्रो को आते हुए देख रहे हैं, या फिर चाहे हम क्रिकेट ही क्यों ना खेल रहे हैं, दोस्तों वहां भी हम बैट और बॉल की गति को देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे गति के उदाहरण देखते हैं। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी बहुत सारी गतियां होती रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में कई सारे ग्रह उपग्रह ऐसे हैं जो हमेशा गति करते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि हमारी धरती भी सूरज के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में गति कर रही है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अब बल क्या है। दोस्तों, यहाँ एक फुटबॉल है जो कि विरामावस्था में है। ये फुटबॉल विरामावस्था में ही रहेगा जब तक कि इसे कोई किक नहीं करता। दोस्तों, यहाँ फुटबॉल को किक किया जा रहा है, यानी कि इस पे एक बल लग रहा है, जिस वजह से ये फुटबॉल उसी दिशा में गति कर रहा है। तो दोस्तों, इसका मतलब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि क्या किसी वस्तु को एक समान गति में रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है? दोस्तों, जरा सोचिए। आइए इसका उत्तर जानते हैं अपने अगले विषय के साथ, अरस्तु का पतन। दोस्तों, 384 ईसा पूर्व के महान वैज्ञानिक अरस्तु ने अपने आसपास की चीजों को देखा और उनका अध्ययन किया। जैसे कि यदि कोई लड़का किसी फुटबॉल को हिट करता है तो वो फुटबॉल उसी दिशा में गति प्रारंभ कर देता है, पर दोस्तों कुछ दूरी चलने के बाद वो विरामावस्था में आ जाता है। इसी तरह की कुछ घटनाओं का अध्ययन करने के बाद अरस्तु ने एक निष्कर्ष निकाला, जो कि है किसी वस्तु को एक समान गति में रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। पर दोस्तों, किसी तरह से उनकी ये परिकल्पना गलत निकली। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं क्यों। दोस्तों, बॉल रुकती तो जरूर है, पर इस वजह से नहीं कि उस पर बल लगना बंद हो जाता है, बल्कि बॉल इस वजह से रुकती है क्योंकि उस पे विपरीत दिशा में एक और बल काम करता है। जी हाँ दोस्तों, घर्षण, जिसे हम अंग्रेजी में फ्रिक्शन कहते हैं। दोस्तों, गति करती हुई किसी भी वस्तु पे घर्षण जैसे कुछ बल विपरीत दिशा में काम करते हैं, जिसकी वजह से बॉल कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अपने अगले विषय की ओर, जड़त्व का नियम। दोस्तों, जड़त्व को समझने के लिए हमें गैलीलियो द्वारा किए गए कुछ प्रयोग को देखना होगा। दोस्तों, इनका एक प्रयोग है आनत तल का प्रयोग। इसमें इन्होंने एक आनत तल लिया जिसपे एक पिंड रखा। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है ये पिंड नीचे की ओर गति करेगा। गैलीलियो ने इसकी गति का अध्ययन किया और पाया कि इसमें त्वरण होता है। इस प्रयोग के दूसरे चरण में गैलीलियो ने इसका उल्टा किया, यानी कि बॉल को नीचे से ऊपर की ओर भेजा और फिर इसकी गति का अध्ययन किया और पाया कि इसमें मंदन होता है। यानी कि दोस्तों, दोनों ही परिस्थितियों में पिंड पे एक बल काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों, दोनों परिस्थितियों में बाईं तरफ वाले चित्र में प्लस जी का त्वरण नीचे की ओर है
जबकि दाहिने तरफ वाले चित्र में -g का त्वरण ऊपर की ओर है। तो दोस्तों इस तरह से गैलीलियो ने कुछ और भी प्रयोग किए, जैसे कि उन्होंने दो आनत तल लिया और दोनों को आमने सामने रखा। अब पहले वाले तल से एक बॉल को छोड़ा और दोस्तों उन्होंने देखा कि बॉल दूसरे वाले आनत तल पे समान ऊंचाई पर पहुंची। इसके दूसरे चरण में गैलीलियो ने दूसरे वाले आनत तल को थोड़ा सा और झुकाया। फिर देखा कि बॉल दूसरे वाले आनत तल पे फिर से जाके समान ऊंचाई पे रुकी। फिर तीसरे चरण में गैलीलियो ने दूसरे वाले आनत तल को समतल कर दिया। इस स्थिति में बॉल को निरंतर गति करते रहना चाहिए और वाकई में दोस्तों अगर घर्षण जैसे बल न हो तो बॉल हमेशा गति करते रहेगी। तो इस तरह से दोस्तों हर एक पदार्थ में ये प्रवृत्ति होती है कि वो अपने गति की अवस्था को बनाए रखे, जिसे हम जड़त्व कहते हैं। यानी कि दोस्तों हम जड़त्व को सामान्य भाषा में परिवर्तन का विरोध करना कह सकते हैं। आइए इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। जड़त्व को समझने के लिए हमें न्यूटन के प्रथम नियम को देखना होगा, जो कि है यदि कोई वस्तु विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। कुछ समझ आया? आइए इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे कि यहाँ एक किताब है जो कि विरामावस्था में है। दोस्तों ये किताब विरामावस्था में ही रहेगा। और दूसरे केस में अगर यहाँ कोई बॉल गति की अवस्था में है तो ये एक समान गति जारी रखेगा जब तक कि इसमें कोई बाह्य बल F नहीं लगता। तो इस तरह से दोस्तों हर एक वस्तु में जड़त्व का गुण होता है। दोस्तों यानी कि प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं। वाकई में दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है, अगर सारे वस्तुओं में जड़त्व का गुण होता है तो इन सारे वस्तुओं का जड़त्व समान होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आइए दोस्तों जड़त्व के परिभाषा के अनुसार किसी वस्तु के गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। अब मान लीजिए यहाँ दो वस्तु है। दोस्तों इन दोनों में से किसको विरामावस्था से विचलित करना मुश्किल होगा? जाहिर सी बात है कार को। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कार का द्रव्यमान इस ब्लॉक के द्रव्यमान से बहुत ज्यादा है। यानी कि दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान और जड़त्व में कोई संबंध है। जी हाँ दोस्तों, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उस पदार्थ का जड़त्व भी उतना ही ज्यादा होगा। अब दोस्तों हम द्रव्यमान और जड़त्व में अंतर कैसे बताएंगे? आइए देखते हैं। जड़त्व किसी पदार्थ का ऐसी प्रवृत्ति होती है जो उसकी गति की अवस्था में आने वाले परिवर्तन का विरोध करे, जबकि द्रव्यमान उसके जड़त्व का मापन होता है। तो दोस्तों इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने अपने सारे विषयों का अध्ययन कर लिया। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। दोस्तों सबसे पहले हमने बल एवं उसकी शुरुआती परिकल्पना को जाना और फिर गैलीलियो द्वारा किए गए प्रयोग को देखा और बाद में हमने जड़त्व को समझा। दोस्तों अगले वीडियो में हम न्यूटन का प्रथम नियम और संवेग को पढ़ेंगे।
तब तक आप इन विषयों के बारे में एनसीईआरटी भौतिक विज्ञान कक्षा 11 नाम की किताब से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम रासायनिक बलगतिकी का तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम वेग समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम अभिक्रिया की अर्धायु के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम छठम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वेग समीकरण से। आज की इस वीडियो में हम प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग समीकरण पढ़ेंगे। ये आपके सामने एक अभिक्रिया है जो R से P जा रही है। R यहाँ पर अभिकारक हैं, तो इसके लिए माइनस dr/dt होगा कि R की पावर 1, तो R की पावर 1 तो R ही होगा। तो हम इसमें थोड़ा अदला बदली करेंगे और dr/r बराबर हो जाएगा माइनस k dt के। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो ये बन जाएगा ln r बराबर माइनस के टी प्लस आई। अब हमें यहाँ पर इस i की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हम t को 0 के बराबर रखेंगे। जब t 0 के बराबर होगा तो i की जो वैल्यू होगी वो ln r0 होगी। तो इस हिसाब से प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग समीकरण निम्न होगा, ln r बराबर माइनस के टी प्लस ln r0। अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। हम थोड़ा अदला बदली करके ln r माइनस ln r0 बराबर माइनस के टी लिखेंगे। फिर वहाँ पर लॉग की जो प्रॉपर्टी है वो लगाएंगे, तो वो बन जाएगा ln r अपॉन r0 बराबर माइनस के टी। जब हम दोनों तरफ एंटी लॉग लगाएंगे तो r अपॉन r0 बन जाएगा e की पावर माइनस के टी और r बराबर r0 e की पावर माइनस के टी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जो आखिरी में आया हमारे पास, तो आप इसको अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। ये ग्राफ ln r और t के बीच में बना है और इसकी जो ढाल है वो माइनस k है। ये ग्राफ ln r0 से शुरू हुआ है और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है ये ग्राफ ढलता जा रहा है। आप इस ग्राफ को अपनी कॉपियों में बना लीजिए। उसके बाद बात करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु। अर्ध आयु वो समय होता है जिसमें हमारा जो अभिकारक है वो अपनी शुरुआती मात्रा के आधे मात्रा में पहुंच जाता है। तो अगर हमें शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु निकालनी है तो वो हम कुछ इस प्रकार निकालेंगे। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जब अर्धायु होगी उस समय पर जो R की सांद्रता है वो 1/2 R0 हो जाएगी, मतलब आधी हो जाएगी। तो इस हिसाब से K बराबर
R0 माइनस 1/2 R0 डिवाइड T12। T12 जो है ये अर्धायु को दर्शाता है। जब हम इसको और हल करेंगे तो K बराबर हो जाएगा R0 अपॉन 2 अपॉन T12। तो अगर इसको हम और हल करेंगे तो इससे बन जाएगा T12 बराबर R0 अपॉन 2K। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए अपनी कॉपियों में। अब बात करते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जब अर्धायु होगी उस समय पर जो R की वैल्यू होगी वो हो जाएगी R0/2। तो अब K बराबर 2.303 अपॉन T लॉग R0 अपॉन R। हमें यहाँ पर R की वैल्यू रखनी है जो कि है R0 अपॉन 2। तो K बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन T12 लॉग 2। जब हम इस पूरे को हल करेंगे तो ये कुछ आएगा T12 बराबर 0.693 अपॉन K। तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु होती है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए T12 जो होता है वो R0 के समानुपाती होता है तथा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T12 का मान R0 पर निर्भर नहीं करता। अब बात करते हैं छठम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में। आपके सामने अभी एक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में पानी और एथिल एसीटेट मौजूद है अभिकारक के तौर पर। यहाँ पर पानी की उच्च सांद्रता है। पानी की उच्च सांद्रता के कारण एथिल एसीटेट की सांद्रता की तुलना में पानी की सांद्रता में परिवर्तन बहुत कम होता है। तो परिवर्तन कम होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो अभिक्रिया है वो प्रथम कोटि अभिक्रिया है, जबकि ये प्रथम कोटि अभिक्रिया नहीं है। इसलिए इस अभिक्रिया को छठम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। आप ये चीज अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। अब हम इस वीडियो के अंत में बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमने वेग समीकरण पढ़ा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। उसके बाद हमने अभिक्रिया की अर्धायु के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने छठम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी चीज़ें समझ आई होंगी और आपको ये सुझाव देना चाहता हूं कि आप ये सब चीज़ें रसायन विज्ञान की जो एनसीईआरटी है कक्षा 12वीं के लिए उससे पढ़ लीजिए और इन चीज़ों के ऊपर कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग आरेनियस समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम उत्प्रेरक का प्रभाव पढ़ेंगे और आखिरी में हम संघटक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व का तीसरा भाग समझेंगे और इस भाग में हम बात करेंगे बायो-सावर्ट नियम की, जिसके बाद देखेंगे उसके कुछ अनुप्रयोग। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने ये तो जाना था कि एक धारावाही चालक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और जिसकी दिशा को दाएं हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से समझा जा सकता है। लेकिन इस चालक के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा? तो दोस्तों, ये जानने के लिए जीन बैप्टिस्ट बायो और फेलिक्स सावर्ट ने एक नियम दिया जिसे कहा जाता है बायो-सावर्ट नियम, और इसी नियम की सहायता से
हम किसी धारावाही चालक के इर्द गिर्द किसी भी एक बिंदु पर चालक के कारण बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये नियम आखिर कहता क्या है। तो दोस्तों, इस नियम के अनुसार चालक के इर्द गिर्द किसी भी एक बिंदु पर चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के आनुपातिक होता है, यानी कि dB आनुपातिक है I के। इसके अतिरिक्त चालक के अति अल्प अवयव के आनुपातिक होता है, यानी dB आनुपातिक है एक अति अल्प अवयव dL के, जिसे यहाँ इस लाल रंग से दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त यह चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा और अति अल्प अवयव तथा अवलोकन बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण यानी थीटा के आनुपातिक होता है, यानी dB आनुपातिक है साइन थीटा के। और अंत में अति अल्प अवयव तथा अवलोकन बिंदु के बीच की दूरी यानी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी dB आनुपातिक है 1/r⁴ के। अब इन सभी खंडों को जोड़कर लिखा जाए तो आता है dB आनुपातिक है I dL sin θ/r⁴। और अगर हम आनुपातिकता का चिन्ह हटा दें तो हमें रखना पड़ता है एक स्थिरांक k, जो चालक और अवलोकन बिंदु के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, यानी dB बराबर होगा k I dL sin θ/r⁴। दोस्तों, यहाँ पर k का मान होता है μ0/4 पाई, जो बराबर होता है 10⁻⁻7 टेस्ला प्रति एम्पियर मीटर के। इसके अलावा μ0 को कहा जाता है मुक्त आकाश या निर्वात की चुंबकशीलता नियतांक। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र dB के व्यंजक में हम k का मान रखें तो चुंबकीय क्षेत्र dB आता है μ0/4 पाई गुणा I dL sin θ/r⁴। या इसे लिख सकते हैं कि dB बराबर होगा μ0/4 पाई गुणा I dL क्रॉस r⁻/r⁴। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र B निकालने के लिए हम dB को समकलित करेंगे, यानी B बराबर होगा μ0/4 पाई इंटीग्रेशन I dL क्रॉस r/r⁴। आइए अब समझते हैं बायो सावर्ट नियम के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि इस नियम की सहायता से ज्ञात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले किसी एक वृत्ताकार पाश के केंद्र पर। तो दोस्तों, यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक वृत्ताकार पाश जिसका केंद्र O है और जिसकी त्रिज्या है a। इस पाश में एक विद्युत धारा I बाईं से दाईं ओर प्रवाहित होती है। तो इस पाश पर एक छोटे से अवयव dL की वजह से केंद्र पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र होगा dB। अब अगर इस छोटे से अवयव के लिए हम ध्यान दें तो हम देखेंगे कि त्रिज्या सदिश जो परासी है और dL सदिश जो पाश के किसी भी बिंदु पर एक तिर्यक की दिशा में होगा, और ये दोनों ही सदिश यानी कि dL और R एक दूसरे के लंबवत होंगे, यानी कि dL क्रॉस R बराबर होगा dL के। इसका मतलब dB आएगा μ0/4 पाई I dL/a⁴। अब अगर पूरे पाश की वजह से केंद्र पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हमें इस व्यंजक को पूरे वृत्त के लिए समकलित करना होगा, यानी कि B बराबर होगा इंटीग्रेशन μ0/4 पाई I dL/a⁴। और यहाँ पर बचेगा μ0/4 पाई
I/a² इंटीग्रेशन dl। तो दोस्तों यहाँ पर dl को संकलित कर प्राप्त होगी वृत्त की परिधि, यानी कि b आएगा μ0/4 पाई I/a² गुणा 2 पाई a, जिसे हल करने पर b आता है μ0 I/2a। आइए अब दूसरा अनुप्रयोग देखते हैं, जिसमें हमें किसी विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि एक वृत्ताकार पाश जिसकी त्रिज्या a और जिसका केंद्र O है, और इसमें कुछ विद्युत धारा I इस दिशा में प्रवाहित होती है, और ये पाश इस स्क्रीन के लंबवत तल में है, जबकि इसका अक्ष इस स्क्रीन के तल में ही है। अब मान लीजिए कि इस अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें इस पाश की वजह से बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र को मापना है। तो ऐसा करने के लिए हम पाश पर कोई अति अल्प अवयव xy मान लेते हैं, जो P से r दूरी पर है, और इस अवयव और बिंदु P के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री का है। अब इस अवयव की वजह से बिंदु P पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र होगा dB। अब ठीक इसी की जैसे अगर हम एक और अवयव x' y' माने, जो पाश में नीचे की ओर है, तो उस अवयव की वजह से बिंदु P पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र होगा dB', जो परिमाण में dB के ही बराबर होगा, लेकिन दोनों की दिशा अलग अलग होगी। तो इसके लिए हम इन दोनों चुंबकीय क्षेत्रों को तल के अक्ष की दिशा में लिख लेते हैं। तो दोस्तों ऊर्ध्वाधर अक्ष की दिशा में ये होगा dB cos थीटा, जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने की वजह से कट जाएंगे, जबकि क्षैतिज अक्ष की दिशा में ये होगा dB sin थीटा, जो समान दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। यानी कि पूरे पाश की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र हमें मिलेगा वो होगा dB sin थीटा। यानी कि कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हमें इसे पूरे पाश के लिए समकलित करना होगा, अर्थात B बराबर होगा इंटीग्रेशन dB sin थीटा, यानी कि μ0/4 पाई इंटीग्रेशन I dl sin थीटा बटे r⁴, या B बराबर होगा μ0/4 पाई I sin थीटा बटे r⁴ इंटीग्रेशन dl। और दोस्तों dl को पूरे पाश के लिए समकलित करें तो वो आएगा इस पाश की परिधि, यानी 2 पाई a। इसका मतलब B होगा μ0/4 पाई I sin थीटा बटे r⁴ गुणा 2 पाई a। अब अगर हम त्रिभुज OPC में देखें तो sin थीटा आता है a/r, यानी कि B आएगा μ0/4 पाई I a/r⁴ r गुणा 2 पाई a, जिसे हल करने पर B आता है μ0/4 पाई 2 पाई I a⁴ बटे r⁴। और दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से r को हम लिख सकते हैं ब्रैकेट a⁴ जमा x⁴ की घात 1/2, जिसे ऊपर वाले समीकरण में रखने पर B आता है μ0/4 पाई 2 पाई I a⁴ बटे a⁴ जमा x⁴ की घात 3/2। आइए दोस्तों अब आज ही के विषयों पर आधारित एक उदाहरण देखते हैं। प्रश्न है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार पाश क्षैतिज तल में है। 2 एम्पियर की विद्युत धारा इसके माध्यम से बहती है। विद्युत धारा के कारण पाश के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करें।
तो जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि हमें एक वृत्ताकार पाश के केंद्र पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, जिसके लिए हमें दिया हुआ है कि विद्युत धारा I है 2 एम्पीयर और त्रिज्या A है 8 सेंटीमीटर यानी 0.08 मीटर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्र पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है B बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई I बटे a⁴ ब्रैकेट 2 पाई a, जहां पर म्यू नॉट बटे 4 पाई बराबर है 10⁻⁻7 टेस्ला प्रति एम्पीयर मीटर के। अब इस व्यंजक में सभी राशियों का मान रखने और इसे हल करने पर B आता है 1.57 गुणा 10⁻⁻4 टेस्ला। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा बायो-सावर्ट नियम और इसके बाद देखे बायो-सावर्ट नियम के अनुप्रयोग, जिसमें हमने प्राप्त किया एक वृत्तीय या वृत्ताकार लूप के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र और इसके बाद पाश के अक्ष पर किसी एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और विषयों की, जो हैं एम्पीयर परिपथीय नियम, इसके अलावा परिनालिका और टॉरॉइड की। तब तक के लिए गुड बाय। ये क्या हो रहा है? हाँ, क्या चल रहा है तुम लोगों का? क्या ये कैसा मजाक है? ना गद्दा है ना तकिया, फिर भी सोखता है बढ़िया। जो इतनी दोस्ती दिखाए, बोलो उसके साथ क्या सलूक किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? जो इसे सुलझाएगी वो पहेली की सहेली कहलाएगी। तो खुशी, ये सब तुमने किया है ना? मैम, मैं ऐसे नहीं कर सकती मैम। आपको तो पता है ना, मैं तो कितनी सीधी सादी हूँ। एकदम सीधी सादी है। हाँ, अच्छा रीटा, चलो पहेली सुलझाओ तो। ना मार दिया जाए ना छोड़ दिया जाए, धोकर धूप में सुखा दिया जाए, सूती कपड़ा ही तो है इसका जवाब। बिल्कुल सही, पर और क्या हो सकता है? मैम, सैनिटरी पैड। सही जवाब, वेरी गुड पूजा। सैनिटरी पैड? हाँ। ये क्या होता है? अरे वही जो बाजार से या आशा दीदी से खरीदा जाता है। कुछ लड़कियां सूती कपड़े की जगह इसका इस्तेमाल करती हैं। मैं बताती हूँ। सैनिटरी नैपकिन या पैड को पैकेट से निकालें, पीछे लगे कागज को उतार दें और कच्छी के अंदर लगा लें। ऐसा करने से पैड चिपका रहता है और खिसकने का डर भी नहीं रहता। मैम, लेकिन कपड़ा इस्तेमाल करें या सैनिटरी पैड, फर्क क्या पड़ता है ना? एक को बस खरीदना पड़ता है और दूसरे को नहीं। अरे तुम लोग हंस क्या रहे हो? मैं भी कभी कभी सीरियस होती हूँ।
अच्छा रीटा, अब बताओ तो, कपड़ा हो या सैनिटरी पैड, इस्तेमाल करने के बाद मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? सिंपल है मैम, मार दिया जाए। कल माँ ने मुझे सिखाया था कि कपड़े को गड्ढे में गाड़ दे या जला दे। मेरे ख्याल से सैनिटरी पैड के साथ भी यही किया जाए। एकदम सही, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। वैसे रीटा क्लास में काफी बात करने लग गई है, हाँ? वेरी गुड। अच्छा, सैनिटरी पैड को तुरंत जला देना चाहिए या? सैनिटरी पैड गीला होता है तो उसे अखबार में लपेटकर घर के किसी कोने में रख देना चाहिए। और कुछ दिनों बाद सारे सैनिटरी पैडों को एक साथ लपेटकर जला दो। बहुत अच्छे। वैसे स्कूल के शौचालय में हमारे यहाँ इंसिनरेटर भी है। हम कपड़ा या पैड दोनों उसमें डाल के जला सकते हैं, है ना? ये हुई ना बात। वाह, दोस्ती हो तो रीटा और रुखसार जैसी। मैम, हाँ? ये तो सरासर नाइंसाफी है। मैं भी तो रीता की बेस्ट फ्रेंड हूँ। मेरी दोस्ती का क्या हुआ? अरे, इसमें तुम्हारी दोस्ती कहाँ से आई? मैंने ही तो पहली चिपकाई। शीला, ऊंची कूद। मयूरी, लंबी कूद। सुनीता, लंगड़ी टांग। और रीटा, 100 मीटर दौड़। हवा में शोर है ये चर्चा, रोर है तेरे पंख है तैयार, ना रुकती तेरी अब रफ्तार। हौसलों में आ गई जान, तेरी ही जीत का है ये फरमान। ऐसे उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला। ऐसे उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला। पहेली की सहेली है तू, पहेली की सहेली। अरे, पहेली की सहेली है तू। ये एक और पहेली। कल मैं सुलझाऊंगी। नहीं, मैं सुलझाऊंगी। मैं नहीं सुलझाऊंगी। अरे अरे, क्या गोरी, अरे खींचो मत। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में जो भी पाठ आपको पढ़ाया गया हो, आप उसे अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि कोई सवाल आपके मन में आया हो तो उसे उन्नयन ऐप पर आप पोस्ट करके अपने जवाब को जान सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पे। एक आवश्यक सूचना, यह वीडियो बीईपीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट नोट कर लीजिए बच्चों, www.bepcssa.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो डिजिटल लर्निंग वाले सेक्शन में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक पाठ के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।